अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की कुछ शक्तियों की, जिसमें पल्लव है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट का भी जिक्र करेंगे। एक मैप बनाया मैंने, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश। देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स दे रखे, विस्तार से नहीं दिया है, तो जितना दिया है उतना हम देखेंगे। पल्लव वंश संस्थापक है सिंह विष्णु, हालांकि किताब में नहीं दिया है, लेकिन जब वंश का नाम आया है तो आपको पता रखना है। राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु, राजधानी पल्लवों की राजधानी बेटा कांचीपुरम, ये तमिलनाडु के अंदर है। इनका राज्य कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। इनका राज्य कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला था। देखते हैं मैप में कहां है। ये रहा आपके कांचीपुरम, ये रहा, और ये यहां पर पुहार चोलों का, ये यहां पे कावेरी नदी है, और ये यहां से लगा करके ये पल्लवों का राजवंश था। यहां पर डेल्टा वो क्षेत्र होता है बेटा, देखो डेल्टा कैसे बनता है मैं बता देता हूं आप। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ये समुद्र में फैलने से पहले, मिलने से पहले कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है। ऐसे मान लीजिए इधर समुद्र है, ये तो ये जो शाखाओं में बढ़ती है, यहाँ पे इसका वेग धीरे हो जाता है, और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बिछाने से ये क्षेत्र हो जाता है उपजाऊ, और ये त्रिभुजाकार जो डेल्टा होता है, ऐसा आकार होता है इसको कहते हैं हम डेल्टा। ये डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा की विशेषता क्या है? एक तो ये उपजाऊ होता है, एक ये दलदली होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता, कीचड़ वाला भाग होता है, क्योंकि नदियां उपजाऊ मिट्टी लाकर के यहां बिछा देती है। तो पल्लवों का जो साम्राज्य है वो कांचीपुरम उनकी राजधानी से लगा करके ये कावेरी नदी डेल्टा के बीच में फैला हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चालुक्यों की, है ना। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। तो यहां पर हम चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चालुक्यों का एक राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसकी बात करें, है ना। बादामी, वेंगी और कल्याणी 3 शाखाएं थी चालुक्यों की, लेकिन मुख्य रूप से जो चालुक्यों का राज्य है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। चालुक्य का राज्य, कल्याणी के चालुक्य थे, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां, जहां पर बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई मध्यकाल के अंदर, ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित आधुनिक कर्नाटक समझ सकते हैं हम, के मध्य स्थित था। ये यहां से आप देखिए, ये इस तरह से ना, ये वाला, ये जो एहोल देख रहे हैं ना आप, ये एहोल इनकी राजधानी थी, है ना। चालुक्यों की राजधानी थी एहोल, चालुक्यों की राजधानी थी बेटा एहोल, बहुत महत्वपूर्ण नगर था ये। एहोल एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। एहोल बहुत महत्वपूर्ण नगर था। पूछ सकते हैं किसकी राजधानी थी, तो एहोल एक धार्मिक भी था और व्यापारिक केंद्र भी था। धार्मिक मैंने आपको बताया था, एहोल का दुर्गा मंदिर एकाश्वत मंदिर है ना, धार्मिक व व्यापारिक केंद्र था। हम बात करें चालुक्य वंश की, राजधानी एहोल, और यहां पर एक प्रतापी शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सेकंड चालुक्यों का, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का प्रतापी शासक था। प्रतापी मतलब बहुत बहादुर। और आपको पता ही इसने किसको हराया था, मैंने इसी चैप्टर में जिक्र किया है,
हर्षवर्धन को। रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है कि इसने 640 ईस्वी में नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन को हराया था। रवि कीर्ति के ऐहोल प्रशस्ति याद रखना, रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है, रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 640 ईस्वी में कौन से युद्ध में? नर्मदा के युद्ध में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, याद रखना है। ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में दक्कन की एक और शक्ति, दक्षिण भारत की एक और शक्ति थी राष्ट्रकूट। दक्कन की एक और शक्ति थी राष्ट्रकूट। ये चालुक्यों के सामंत थे। सामंत क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, आप शब्द याद रखना, सामंत। ये चालुक्यों की यहां काम करते थे। उसके बाद में इसकी जो इसके लिए अलग वंश की स्थापना की, संस्थापक था दंतीदुर्ग। ये 7th क्लास में पढ़ेंगे आप, दंतीदुर्ग, है ना। और इसकी राजधानी थी मान्यखेत, महाराष्ट्र के अंदर थी मान्यखेत। कहीं कहीं मनकीर भी आता है, कोई। अब इसको वापस देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। इनका राज्य कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। ये रही इनकी राजधानी, कांचीपुरम से कावेरी के बीच में इनका साम्राज्य था। उसके बाद में हमने बात की चालुक्यों की। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। 3 शाखाएं थी, अलग अलग शाखाओं का नाम नहीं दिया, लेकिन राजधानी है ऐहोल। और ऐहोल एक धार्मिक भी और व्यापारिक नगर भी था। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ का प्रतापी शासक था। और इसका जो दरबारी था रवि कीर्ति, उसने ऐहोल प्रशस्ति लिखी और उसमें वो बताता है कि 640 ईस्वी में नर्मदा नदी के युद्ध में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दक्षिण की एक और शक्ति थी राष्ट्रकूट, जिस वंश का था दंतीदुर्ग संस्थापक। इसकी राजधानी थी मान्यखेत। इसने ये पहले चालुक्यों के यहाँ सामंत थे या काम करते थे। तो ये है इस पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। लिखिए इसको, इस मैप को भी आपको ध्यान में रखना है। ये अमरावती महाराष्ट्र वाला नहीं है, यहां ये अभी जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है उससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखो बेटा, प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। पैसा आएगा टैक्स से, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो राजा थे, राजाओं को सबसे ज्यादा जो इनकम होती थी वो होती थी भूमि कर से। तो राजाओं को या राज्यों को सर्वाधिक आय, राज्यों को सर्वाधिक आय भूमि कर से होती थी। यह बात आपको पता रखनी है। हम पढ़ रहे हैं इन राज्यों में प्रशासन कैसे। तो सबसे पहले पैसा का इंतजाम भूमि कर से, जमीन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उससे पैसा मिलता था। प्रशासन की प्राथमिक कई गांव थे ना, गांवों से प्रशासन का संचालन प्राथमिक रूप से होता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थे बेटा? गांव थे। लेकिन फिर भी राजा जो है प्रशासन में बदलाव करते थे। राजाओं द्वारा प्रशासन में बदलाव किए जाते थे। बदलाव किए जाते थे। क्या क्या चेंजेस किए जाते थे देखिए।
कुछ पद अनुवांशिक थे, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके बाद में वो पद उसके बेटे को दिया जाएगा, उसके बाद में उसके बेटे को दिया जाएगा। तो कुछ पद जो है वो आनुवांशिक बन गए थे। कुछ पद आनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बन गए थे। जैसे एग्जाम्पल दिया यहां पर, जो आनुवांशिक पद उसके एग्जाम्पल से बताया गया है कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक था। कवि हरिसेन अपने पिता की तरह क्या था? महादंडनायक। ये महादंडनायक एक पद होता था, मुख्य न्यायिक अधिकारी, न्याय करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, मुख्य न्यायिक अधिकारी, महादंडनायक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ पद अनुवांशिक बन गए थे, जैसे कि हरिसेन, आपको पता ही है हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कविता और उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, समुद्रगुप्त। कुछ पद अनुवांशिक थे, एग्जाम्पल के लिए हरिसेन महादंडनायक अपने पिता की तरह। कभी कभी एक व्यक्ति को अनेक पदों पर भी काम करना पड़ता था। हम पढ़ रहे हैं प्रशासन। कभी कभी एक व्यक्ति को एक से अधिक अर्थात अनेक पदों पर भी कार्य करना पड़ता था। अनेक पदों पर भी कार्य करना पड़ता था। कभी कभी यह सिचुएशन हो जाती थी कि एक आदमी को एक से ज्यादा पोस्ट दे दी जाती, जैसे आज जब मंत्री होते हैं तो मंत्री को अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है दूसरे मंत्रालय का। तो यहां भी यही था, जैसे कि हरिसेन महादंडनायक के साथ साथ क्या था? हरिसेन का एग्जाम्पल दिया यहां पर, हरिसेन महादंडनायक के साथ साथ, हरिसेन महादंडनायक के साथ साथ उसके पास और कौन कौन से पद थे? पहला याद रखना आप, कुमारामात्य महत्वपूर्ण मंत्री, कुमारामात्य नाम का पद, कुमारामात्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री। ये क्वेश्चन एक बार जो मैंने एग्जाम दिया था उस समय मेरे भी आया था कि हरिसेन के पास में कौन कौन से पद थे उस समय, गुप्त। तो ये अगर आपके पढ़ा हुआ है, याद है तो आप कर पाएंगे। तो वो कुमारामात्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री भी था। संधि विग्राहक, युद्ध व शांति का मंत्री, संधि विग्राहक, संधि विग्राहक मतलब युद्ध व शांति का मंत्री भी था। तो ये एक समय एक व्यक्ति को एक से ज्यादा काम दे दिए जाते थे। तो ये आपको पता रखना है। यहां पर हरिसेन के एग्जाम्पल से बताया गया है कि देखो हम पढ़ रहे हैं राज्यों का प्रशासन, सबसे ज्यादा इनकम होती थी भूमि कर से राज्यों को। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन फिर भी राजा जो है प्रशासन में बार बार बदलाव अपनी इच्छा से कर सकता था। कुछ पद अनुवांशिक थे, जैसे कि हरिसेन जो है अपने पिता की तरह क्या था? महादंडनायक। अब महादंडनायक का मतलब क्या होता है? मुख्य न्यायिक अधिकारी। कभी कभी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पद भी दे दिए जाते थे या काम करना पड़ता था, जैसे हरिसेन का फिर से एग्जाम्पल दिया, वो कुमारामात्य भी था, वो संधि विग्राहक भी था, और दोनों का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये आपको सूची बनानी है किसका क्या मतलब होता है। आगे चलते हैं। स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कौन कौन से अधिकारी या कर्मचारी थे? स्थानीय प्रशासन। तो इन अधिकारियों या कर्मचारियों के भी आपको नाम ध्यान में रखते। स्थानीय प्रशासन में एक था नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर। नगर श्रेष्ठी का मतलब है मुख्य बैंकर। गांव के अंदर सबसे बड़े सेठ साहब सबको पैसे उधार देते थे, है ना? नगर श्रेष्ठ मुख्य बैंकर।
सार्थवा। व्यापारी सार्थवा का मतलब होता है जो व्यापारियों का समूह था, काफिला था, व्यापारियों के काफिले का नेता सार्थवा कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। सार्थवा से आप क्या समझते हैं? प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, जो शिल्प का काम करते थे, नई नई चीजें बनाते थे, उसको कहते थे प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार। उसके बाद में था कायस्थ, जैसे कि लिपिक, जो बाबू लिखने पढ़ने का काम करते थे, हिसाब किताब देखते थे, कायस्थ लिपिक। इसके अलावा ये तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत के लिए एक और टर्म आती है नगरम। व्यापारियों का संगठन, जब हमने पहले पढ़ा था तो ये आपको ध्यान में रखना, व्यापारियों का संगठन नगरम। ये दक्षिण भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को। तो ये है प्रशासनिक शब्दावली और प्रशासन के मुख्य अधिकारी कर्मचारी। अगर कभी भी आया आपको कि भाई प्रशासन कैसे चलता था, तो आपको 3 भागों में इसको बांट देना है। सबसे पहला भाग है कि भाई कुछ पद अनुवांशिक थे, है ना, इसको भूमिका में लिखना है। अनुवांशिक थे कुछ, उसमें हरिशैन का एग्जाम्पल देना है। उसके बाद में एक व्यक्ति दो अलग अलग पदों पे भी काम करता था, ये दूसरा देना है आपको। हरिशैन जैसे कि महादंडनायक के साथ साथ कुमारामात्य भी था, संधि विग्रह। तीसरा स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, कायस्थ, ये लिखना है। नगरम अलग है ना, नगरम टर्म बताई मैंने आपको। ये है राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे राजाओं की सेना किस प्रकार की थी, सेना का क्या काम था, और कौन कौन से समितियां थी, या मान लीजिए और कौन से संगठन थे जो काम करते थे। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।